हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है जॉन मिल्टन। देखिए, जॉन मिल्टन आपके टीजीटी के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर है। आपके टीजीटी में 4 राइटर हैं, जिनमें से 3 की बायोग्राफी मैं पहले ही करा चुकी हूँ और ये चौथे जो हैं वो हैं जॉन मिल्टन। तो इनकी बायोग्राफी को हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, और आप लोगों को थोड़ा अपना इमेजिनेशन पावर हाई करनी होगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से पिक करी है और कहाँ से इसकी ट्रिक बनाई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को। सबसे पहले आता है बर्थ, कि कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। तो जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608, ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन। अब इसको पूरा याद करेंगे आप, सब मिक्सअप हो जाएगा। इसको ट्रिक के साथ अपन याद करते हैं, और वो भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइएगा, तब आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक है। स्टोरी रियल नहीं है, केवल एक ट्रिक है आपको ये याद कराने के लिए कि कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो देखिए, एक बार जॉन मिल्टन की मम्मी क्या लेने गई थी? ब्रेड लेने गई थी। यहाँ से ब्रेड उठा लिया। कहाँ पे लेने गई थी? लंदन की एक गली में। लंदन की एक गली में जॉन मिल्टन की मम्मी क्या लेने गई? ब्रेड लेने गई। अब वो ब्रेड ढूंढ रही है, एक शॉपकीपर से पूछा कि भैया ब्रेड मिलेगी? उनने कहा कितने रुपए की है? उनने कहा इतने रुपए की है। बोले नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं चाहिए हमें, कैसी वो जो है ब्रेड चाहिए, चीप ब्रेड चाहिए, थोड़ी सस्ती दिखाओ, है ना, चीप एंड बेस्ट होनी चाहिए। अब उनने कहा भैया इससे चीप नहीं मिलेगी, नो। क्या तुम्हारे पास है इससे चीप ब्रेड? तो दुकानदार ने मना कर दिया, नो मेरे पास नहीं है। तो ये 9 आ गया, नो, ठीक है। फिर क्या हुआ? जब उन्हें वो ब्रेड नहीं मिली जैसी वो ढूंढ रही थी, तो वो खाली हाथ चली आई, लौट आई। हाथ 8, ठीक है, हाथ से हम 8 याद रखेंगे। 9 यानी 9, दुकानदार ने मना कर दिया, नहीं है। क्या लेने गई थी? ब्रेड लेने गई थी, एक चीप ब्रेड लेने गई थी सस्ती गलियों में, लंदन की गलियों में, लेकिन वो नहीं मिली। एक बार और सुनेंगे पूरा तो अच्छे समझ जाएंगे कि जॉन मिल्टन की मम्मी, देखिए जॉन मिल्टन की मम्मी क्या लेने गई थी? लंदन की गलियों में ब्रेड लेने गई। दुकानदार से पूछा भैया ब्रेड है? तो दुकानदार ने कहा इतने की है। उनने कहा नहीं, हमें इतने की नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए? चीप चाहिए, थोड़ा और सस्ती चाहिए। तो दुकानदार ने कहा नो मेरे पास नहीं है। तो फिर जॉन मिल्टन की मम्मी हाथ यानी 8 हिलाती हुई वापस आ गई। इस तरीके से हम लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन के फादर। अच्छा, जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी क्या था? जॉन मिल्टन था। बस सीनियर और जूनियर लगा दिया करते थे। ये सीनियर लगा देते थे अपने नाम के आगे, और जॉन मिल्टन जूनियर लगा देते थे। अच्छा, जॉन मिल्टन के जो बेटे थे उनका भी नाम जॉन मिल्टन था। वही चला वो भी सीनियर और जूनियर का चक्कर, ठीक है। तो जॉन मिल्टन के पापा जो थे, फादर जो थे, क्या थे वो? जॉन मिल्टन सीनियर, अ स्क्रीवेनर who prepared will and deeds for others, also composed music। देखिए, जॉन मिल्टन के जो पापा थे वो क्या थे? स्क्रीवेनर थे। स्क्रीवेनर बोलते हैं आपके जो साहूकार लोग होते हैं ना, साहूकार शब्द आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं स्क्रीवेनर इंग्लिश में। हु प्रिपेयर्ड विल, जो क्या बनाते थे? विल बनाते थे, विल तैयार करते थे। एंड डीड्स फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए विल के कागज बनाते थे, वसीयत बनाते थे, और भी कागजात बनाते थे। एंड ऑल्सो कंपोज्ड म्यूज़िक। अच्छा, जॉन मिल्टन के जो फादर थे उनको म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो म्यूज़िक भी क्या करते थे? कंपोस्ट करते थे। क्योंकि जॉन मिल्टन के फादर को म्यूज़िक का शौक था, इसलिए जॉन मिल्टन को भी क्या था? म्यूज़िक का शौक था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनकी मदर पे। इनकी मम्मी का नाम क्या था? हिज मदर नेम वॉज सारा जेफरी। सारा जेफरी नाम था इनकी, जो थी जॉन मिल्टन की मम्मी। द डॉटर ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट, और किसकी बेटी थी वो? एक बहुत ज़्यादा वेल्दी मर्चेंट की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जॉन मिल्टन की डेथ पे, कि कब इनके एक्सपायर हुए थे, कब मरे थे। तो 8 नवंबर 1674 ही डाइड ऑफ गॉड एंड वॉज बरीड इन सेंट जाइल्स ट्रिपलगेट। देखिए, जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी 8 नवंबर को, ठीक, 1674 में। और ये मरे थे कौन सी बीमारी के कारण? एक ये वाली देखिए जो बीमारी है, गॉड
इसके कारण मरे थे। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका जो गठिया हो जाता है ना, गठिया रोग जो हो जाता है वो, है ना। और इनको कहाँ दफनाया गया था? बरीड इन सेंट जाइल्स ट्रिपलगेट, यहाँ पे इन्हें दफनाया गया था। अच्छा, इनकी जो डेथ की डेट है इसे कैसे लर्न करेंगे? तो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे इनका क्या है, 9, देखिए एक सेकेंड में थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ये, आप समझ में आएगा। देखिए हमने इनका बर्थ याद किया था 9, है ना, -1 क्या हो गया? 8 आ गया, ठीक है। 9 ऑफ दिसंबर, दिसंबर और ये नवंबर, यहाँ भी -1 कर दिया। -1 इनका जो क्या है निकल आया, एक महीने पीछे और एक दिन पीछे क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1674 में। किस रोग से? गठिया के रोग से। और उनको कहाँ दफनाया गया था? सेंट जाइल्स ट्रिपलगेट। ट्रिपलगेट को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रिपल गेट, ट्रिपल करके याद कर सकते हैं, केवल ट्रिक के लिए ये, वाकई में नहीं है, ट्रिपल ही याद करिएगा। लेकिन आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि 3 गेटों के अंदर इन्हें दफनाया गया था, ठीक है। जाइल्स जाकर 3 गेटों के अंदर जाकर इन्हें दफनाया गया था। तो इस तरीके से आपको इनका जो जगह है, कहाँ दफनाया गया था, वो चीज़ आपको लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ही वॉज वन ऑफ द 6 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। देखिए ये इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो मम्मी पापा थे, ये टोटल कितने भाई बहन थे? मतलब जो इनके मम्मी पापा थे उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया था, ये कहना चाहिए। तो इन्होंने टोटल कितने बच्चों को जन्म दिया था? देखिए 6 बच्चों को जन्म दिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो जॉन मिल्टन थे 6 भाई बहन थे, है ना। ही हैड एन एल्डर सिस्टर, इनकी एक एल्डर सिस्टर भी थी जिसका नाम क्या था? एन, ठीक है। एंड अ यंगर ब्रदर, और एक छोटा भाई था जिसका नाम था क्रिस्टोफर। अब आप कहेंगे कि कुल तो आप 6 बता रहे हो, है ना, एक एल्डर सिस्टर बता रहे हो एन, और एक छोटा भाई बता रहे हो, तो ये तो 3 ही हुए। यस, ये 3 ही हुए। क्यों? क्योंकि ये थे तो 6 भाई बहन, लेकिन जिंदा केवल कितने बचे थे? 3 ही बचे थे। तो आगे की लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ है, ही ऑल्सो हैड अदर सिबलिंग्स, इनके अदर सिबलिंग्स भी थे, भाई बहन भी थे, हु हैड डाइड इन देयर इन्फेंसी, जो अपने बचपन में ही क्या हुए थे? मर गए थे। समझ गए? अब एक बार और समझेंगे इसी पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को, कि जो जॉन मिल्टन थे ये कुल 6 भाई बहन थे, लेकिन 3 जो हैं वो बचपन में ही मर गए, उनकी मौत हो गई, और बचे कितने? बस केवल 3 बचे थे। उसमें से थे एक जॉन मिल्टन, इनकी एक बड़ी बहन थी एन, और एक छोटा भाई था क्रिस्टोफर। ओके, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 है हमारा, व्हेन ही वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 12 साल के थे, ही वॉज सेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल, उनको कहाँ भेज दिया गया था पढ़ने के लिए? सेंट पॉल स्कूल में भेज दिया गया था। अबाउट 1620, कब? 1620, मतलब आप ये खुद ही आप लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब ये पैदा हुए थे 1608 में पैदा हुए थे, और 12 साल बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? सेंट पॉल स्कूल भेज दिया गया था। तो नेचुरल सी बात है, ईयर कितना होगा? 1620 होगा, ठीक है। टू स्टडी ग्रीक, लैटिन एंड क्लासिकल लैंग्वेज। अच्छा, जॉन मिल्टन जो थे इनको काफ़ी लैंग्वेज का, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इनको आती थी, काफ़ी लैंग्वेज का इनको ज्ञान था। तो सेंट पॉल स्कूल भेज दिया गया 1620 में, क्या पढ़ने के लिए? ग्रीक, लैटिन और क्लासिकल, अदर क्लासिकल लैंग्वेज, पुरानी लैंग्वेजों को पढ़ने के लिए इनको भेज दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3, मिल्टन न्यू मैनी लैंग्वेजेस। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिल्टन को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि मिल्टन बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, लाइक इंग्लिश जानते थे, लैटिन जानते थे, ग्रीक जानते थे, फ्रेंच जानते थे, स्पेनिश, हर्ब्यू, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश एंड डच, मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस का इनको क्या था? ज्ञान था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ही वॉन्टेड टू बिकम अ प्रिस्ट इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, ही वॉन्टेड टू बिकम अ प्रिस्ट, वो क्या बनना चाहते थे? जो एक प्रिस्ट बनना चाहते थे, चर्च में होते हैं ना प्रिस्ट, वो बनना चाहते थे। Therefore, in 1625, he admitted to the Christ College at Cambridge University, और इसी वजह से इन्होंने 1625 में क्या किया? जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसका जो क्रिस्ट कॉलेज है, वहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया था?
ज्वाइन कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि एक प्रिस्ट बनना चाहते थे इंग्लैंड के चर्च में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल, एक सेकेंड पेज हो रहा है, हाँ, ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्ट्रेचर विथ auburn hair and oval face with grey eyes and fair complexion, Milton was called the Lady of Christ College। इस क्वेश्चन पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जॉन मिल्टन। ठीक है, अब इसको पूरा समझेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्ट्रेचर, देखिए मिडिल स्ट्रेचर मतलब उनका जो कट काटी थी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, मिडिल था। ठीक है, मध्यम आप कह सकते हो, मध्यम कद। ठीक है, मध्यम कद का होने की वजह से विद ऑबर्न हेयर, ऑबर्न हेयर बोलते हैं आपको, भूरे बाल थे इनके। कैसे थे? भूरे कलर के बाल थे। एंड ओवल फेस, ओवल फेस बोलते हैं आपको, अंडाकार चेहरा होता है ना, जैसे लड़कियों का अंडाकार चेहरा होता है तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, और इनका कैसा था? ओवल फेस, अंडाकार चेहरा था, विद ग्रे आइज, और भूरी आंखें थी। एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, और बहुत ज़्यादा क्या थे? गोरे थे, है ना। अब क्या क्या क्वालिटी है इनमें? उनका जो कद था वो मध्यम था, भूरे बाल थे, है ना, अंडाकार चेहरा था, और भूरी आंखें होने की वजह से लोग इनको क्या कहते थे? इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता है लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। सब लोग क्या कहते थे? तो लेडी लगता है, लड़का जो लड़का है, लेकिन लड़का नहीं लगता है, क्या लगता है? लेडी लगता है। क्यों लगता है लेडी? क्योंकि देखिए आप भी अगर देखेंगे कि कोई लड़का बहुत ज़्यादा गोरा हो, ठीक है, लंबे लंबे बाल हो उसके, भूरे कलर की, कंजी आँखें हों, अंडाकार चेहरा हो, है ना, तो आप भी कहेंगे अरे ये तो लड़की जैसा लग रहा है, तो उन्हें क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन 1626 में ही वॉज एक्सपेल्डेड फ्रॉम द कॉलेज फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज ट्यूटर। यहाँ तक समझेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, इनके ट्यूटर कौन थे? इसका नाम और देख लेते हैं, बिशप विलियम चैपल। अच्छा, ये आप नाम याद रखिएगा, बिशप विलियम चैपल। इसको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, समझते हैं इसको यहाँ से। इन 1626 में ही वॉज एक्सपेल्डेड, इन्हें क्या किया गया था? एक्सपेल्ड कर दिया गया था। एक्सपेल्ड आपको बोलते हैं निष्कासित कर दिया गया था, फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से। क्यों निष्कासित कर दिया गया था भाई? क्या रीज़न था? फॉर अ ब्रीफ पीरियड, थोड़े से पीरियड के लिए, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट्स, इनका एक आर्ग्यूमेंट्स हो गया था विद हिज ट्यूटर, इनका जो ट्यूटर था उनसे, जिसका नाम था बिशप विलियम चैपल। ठीक है, अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे? देखिए, इसको हम इस तरीके से लर्न करेंगे कि इनका आर्ग्यूमेंट हो गया था एक टीचर से, और टीचर ने क्या मार दी थी? चप्पल मार दी थी। चैपल को हम चप्पल याद कर लेंगे, ठीक है। अब चप्पल मार दी थी, इस वजह से क्या हो गया था? इनको दिक्कत होने लगी, और इनका आर्ग्यूमेंट्स हो गया, और टीचर ने कंप्लेंट कर दी प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल ने क्या कर दिया? इनको थोड़े समय के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया। चप्पल मार दी थी इसलिए निष्कासित कर दिया था। आप ये भी याद कर सकते हैं कि इन्होंने किसी को चप्पल मार दी थी, इसलिए टीचर ने क्या कर दिया था? 26 छुड़वा दिया था स्कूल, ठीक है। 26 फिर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब ये थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए निष्कासित हुए थे। देन ही इवेंचुअली बैक टू कैम्ब्रिज। दिस टाइम ही वॉज असाइंड न्यू ट्यूटर। उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ था? ये दोबारा वापस आ गए थे कैम्ब्रिज में, और इनको नया जो ट्यूटर है वो मिल गया था, जिसका नाम था, क्या नाम था भाई? नथानियल टॉवी। क्या नाम था इनका? नथानियल टॉवी। एक बार और पढ़ेंगे इसको। ही इवेंचुअली बैक टू कैम्ब्रिज, उसके बाद ये मतलब थोड़े दिनों बाद ही क्या हो गए थे? बैक टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गए थे। दिस टाइम ही वॉज असाइंड अ न्यू ट्यूटर। उनको एक न्यू ट्यूटर मिला गया था, क्योंकि पहले तो चप्पल से लड़ाई हो गई, ठीक है, अब हो गई तो वही थोड़ा ना पढ़ाएगा बेइज्जत होने को। फिर इनको न्यू ट्यूटर असाइन किया गया था, जिसका नाम था, क्या नाम था? नथानियल टॉवी। ओके, आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर कि जो नया ट्यूटर मिला था तो वो कौन सा था?
टॉवी नाम का एक ट्यूटर था, या नाथ करके आप लोग याद कर सकते हैं, बाद में तो नाथ मिल गए उन्हें उनके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो उनका नाम क्या था? नथानियल टॉवी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही रोट हिज फर्स्ट सीरियस पोइम इन 1628। 1628 में इन्होंने फर्स्ट अपनी सीरियस पोइम लिखी थी, टाइटल्ड ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ, which was based on the sadness caused by the death of his sister's baby। देखिए शॉर्ट में समझिए, ठीक है, शॉर्ट में क्या समझना है आपको, इनकी जो भांजी, सिस्टर की जो बेबी, मतलब कि इनकी जो भांजी थी, ठीक है, इनके भांजी की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के ऊपर इन्होंने फर्स्ट अपना सीरियस पोइम लिखी थी। कब लिखी थी? 1628 में, जिसका नाम क्या था पोइम का? ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ, ठीक है। अच्छा, इनकी भांजी बहुत छोटी थी, केवल मात्र 2 साल की थी और 2 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये पहली लिखी हुई पोइम है, पब्लिश्ड पोइम पहली ये नहीं है। पब्लिश्ड पोइम इनकी है दूसरी, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मिल्टन कंप्लीटेड हिज बैचलर डिग्री इन 1629 एंड मास्टर डिग्री इन 1632 एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री 1629 में इन्होंने कंप्लीट करी, और आप ये समझिए 1629 में जब इन्होंने ये अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी, उससे 1 साल पहले ही इन्होंने एक वर्क लिखा था। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम, इन्होंने जो ये 29 में इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली। अब वैसे भी बैचलर डिग्री कितने साल की होती है? 3 साल की होती है, BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। हमने तो भैया यही करी है, 3 साल की डिग्री करी है BA की। अब MA की डिग्री होती है 2 साल की, तो 3 साल बाद 29 के बाद 28, सॉरी उल्टा बोल गई, 29 के बाद 30, 31 एंड 32, और 32 में उन्होंने क्या करी थी? अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर लिया था एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने 29 में तो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली थी और 32 में इन्होंने क्या डिग्री कंप्लीट कर ली थी? अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम। देखिए मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि इनकी पहली लिखी हुई पोइम तो ये वाली थी जो इन्होंने अपनी भांजी की डेथ पे लिखी थी, और फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम कौन सी थी? ऑन शेक्सपियर इन 1630। 1630 में इन्होंने क्या लिखी थी? ऑन शेक्सपियर लिखी थी, जो इनकी क्या थी? फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 10, इन अप्रैल 1637 हिज मदर सारा जेफरी मिल्टन डाइड। इनकी जो मदर है सारा जेफरी, उनकी डेथ हो गई थी। कब हो गई थी? 1637 में इनकी डेथ हो गई थी, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 11, इन 1637 ही रोट लिसिडस a monody on the death of his college friend Edward King, who drowned in the Irish ship, नहीं होगा यहाँ, सी होगा, सी कर लीजिएगा, ठीक है, आयरिश सी। देखिए 1637 में इन्होंने एक पोइम लिखी थी, बहुत ही इनकी इम्पॉर्टेंट ये पोइम है, लिसिडस। लिसिडस क्या है? पोइम भी नहीं है, एक एलिजी है। एलिजी आपका लिखा जाता है जब हम किसी की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ को हमें व्यक्त करना हो तो वो एलिजी होती है, मतलब शोक गीत। एलिजी को हम बोल सकते हैं शोक गीत, ओके। तो लिसिडस नाम की एक एलिजी लिखी थी, किसकी डेथ पे लिखी थी? इनके एक कॉलेज के फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जो डूब गए थे। कहाँ डूब गए थे? आयरिश सी में डूब गए थे, ठीक है। इट इज़ हिज लास्ट हॉटन पीरियड। ये इनकी जो पोइम थी लिखी हुई, वो लास्ट हॉटन पीरियड, मतलब हॉटन पोइम थी, लास्ट इनकी जो हॉटन एज आती है। अच्छा, हॉटन एज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी के बारे में है। 1632 से लेकर 1637 तक इनकी जो एज है वो उसको बोलते हैं हम हॉटन एज, क्योंकि ये उस समय हॉटन एक जगह है वहाँ चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने जो भी समय बिताया था और इस समय में जो भी पोइम वगैरह इन्होंने लिखी थी, जो कुछ भी लिखा था, वो हॉटन पोइम या हॉटन एज की पोइम या जो भी वर्क है उससे रिलेटेड आता है, ठीक है। तो ये जो लिखी थी लिसिडस, ये इनकी लास्ट हॉटन पोइम थी। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पॉइंट नंबर 12,
ठीक है। हॉटन एज कौन सी थी इनकी, 32 से लेकर 37। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिल्टन का हॉटन पीरियड या हॉटन एज बताइए, तो 32 से लेकर 37 यानी कि 5 साल तक ये कहाँ रहे थे, हॉटन में रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉटन पीरियड या हॉटन एज। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाई साहब ये बड़ा कर्रा पॉइंट है, मिल्टन मैरिड ट्राइस इन हिज लाइफ। इन्होंने कितनी शादी करी थी, एक नहीं करी, दो नहीं करी भैया, 3 बार। कितनी बार शादी करी ने, 3 बार शादी करी। एक बार से मन नहीं भरता, मिलके क्या था, मुड़ के देख मुझे 2 बार। हाँ, इन्होंने कितनी बार शादी करी, 3 बार शादी करी, और तीनों बीवियों के जिक्र यहाँ पर हैं। देखिए, फर्स्ट थी इनकी वाइफ मैरी पोवेल, ये इन्होंने शादी करी इनसे 1643 में, और ये कब एक्सपायर हुई, 1653 में। अच्छा, इनकी जब ये शादी हुई थी मैरी पोवेल की, तो क्या हुआ था कि इनका जो कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुए थे, फिर ये अपने जो फादर हैं अपने, जो उनके यहाँ चली गई थी, फिर कुछ टाइम बाद ये लौटे आई थी, है ना। फिर इनकी डेथ हो गई थी 1653 में। सेकंड वाइफ जो थी वो थी कैथरीन वुडकॉक। कब शादी करी थी, 1657 में शादी करी थी। जब ये मरी, कब मरी थी, किस एज में, 1658 में मर गई थी। मतलब ये इनका ज़्यादा देर नहीं चला रिलेशनशिप, केवल 1 साल के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट थर्ड शादी करी थी भैया, नहीं मन भरा, नहीं मानता मन। थर्ड इनकी वाइफ थी एलिजाबेथ, जो 1663 में क्या हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, एलिजाबेथ मिशेल जो थी, ये इनसे 30 साल क्या थी, छोटी थी। कितने साल छोटी थी, 30 साल छोटी थी। और इनकी जो पहली वाइफ थी, जब इनकी शादी हुई थी तो ये कितने साल की थी, केवल 17 साल की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली शादी, एक बार फिर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहली शादी करी, किससे शादी करी, देखिए इसको ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। पहली शादी, शादी यानी कि मैरी हो गई, है ना। मिल्टन ने शादी करी, मिल्टन ने या मैरिज करी, किसके साथ करी, एक कॉक के साथ कर ली। फिर उन्हें कॉक पसंद नहीं आई वो, तो उनने क्या किया, उसको नहला दिया। एलिजाबेथ, बेथ को हम पढ़ लेंगे बात, ठीक है। मिल्टन ने शादी करी कॉक के साथ, वो क्या थी, गंदी थी कॉक, तो किससे उन्हें क्या किया, कॉक को नहला दिया उन्होंने। इस तरीके से ये तीनों वाइफ हमें याद हो जाएंगी। अच्छा, इनका जो सीरीज़ है वो भी याद हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, फर्स्ट वाइफ की जगह हम सेकंड वाइफ लिखे आते हैं, सेकंड वाइफ की जगह हम थर्ड वाइफ का नाम लिखे आते हैं, हमें याद नहीं रहता कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी। तो उस तरीके से हम याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे मेरे साथ कि मिल्टन की जो शादी थी, मिल्टन ने शादी करी, मिल्टन ने मैरिज करी एक कॉक के साथ। फिर वो कॉक को उन्हें पसंद नहीं आई, गंदी हो गई वो कॉक, उस कॉक को क्या किया, उन्होंने हिला दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल्टन की तीनों वाइफ के नाम सीरीज बाई याद हो जाएंगे। एक बार और देख लेते हैं। पहली शादी करी मैरी पोवेल के साथ, उस समय केवल 17 साल की थी। 1643 में शादी हुई, 2 साल तक ये अपने पिताजी के पास रही, है ना, अपने पेरेंट्स के हाउस में रही। उसके बाद ये फिर लौट आई। फिर ये 1653 में इनकी डेथ हो गई। सेकंड इन्होंने जो शादी करी थी वो 57 में करी थी। ये केवल 1 साल का रिलेशनशिप रहा। रिलेशनशिप क्या कहें, या ये कहिए कि 1 साल की मैरिज रही। 58 में इनकी डेथ हो गई। थर्ड जो इन्होंने शादी करी थी वो एलिजाबेथ मिशेल से करी थी 1663 में, और ये क्या थी, इनसे 30 साल छोटी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर आपका 14। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही थी। जैसे ये पॉइंट नंबर हमने 13 किया है और इसी से रिलेटेड है हमारा पॉइंट नंबर 17। तो पहले हम पॉइंट नंबर 17 कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इनके वाइफ के बारे में, और उसके बाद हम दोबारा पॉइंट नंबर 14 से करेंगे, ओके। तो इनकी वाइफ के बारे में ही है ये पॉइंट। तो मैं चाह रही थी ये पॉइंट मैं पहले लिखती, बट इस पॉइंट को मैंने लास्ट में लिखा, और आपको अच्छे से मैं इसको समझाना चाहती हूँ, इसलिए इसको साथ में लेके चलना चाह रही हूँ। तो समझेंगे, क्या समझना है। हिज फर्स्ट वाइफ जो थी इनकी मैरी पोवेल, डाइड इन 1653 हो गया यहाँ पे, 1645 में तो ये चली गई थी। 1645 तक ये अपने पेरेंट्स के घर रही थी, और पेरेंट्स के घर रहने के बाद ये दोबारा आ गई थी इनके पास, और फिर क्या हो गई इनकी 1653 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पोवेल डाइड इन 1653।
शी हैड born him 3 daughters एंड मैरी एंड डिबोर। देखिए ये समझने की बात है, क्या चीज़ है कि जो इनकी पहली वाइफ थी उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों बच्चों का नाम क्या था वो देखिएगा। देखिए पहले बच्चे का नाम था इनका एन, दूसरे बच्चे का नाम था इनका मैरी और तीसरा जो बेटा था इनका नाम था डेबोरा। ठीक है, दोबारा समझेंगे एक बार और कि जो मिल्टन की पहली वाइफ थी जिनका नाम था मैरी पोवेल, जो मर गई थी 1653 में मर गई थी। ठीक है, उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, पहला था एन, दूसरा मैरी और तीसरा था, क्या नाम था, डेबोरा। क्या नाम था, डेबोरा, जैसे तमोरा डेबोरा। ठीक है, द ओनली मेल चाइल्ड, जो उनका ओनली मेल चाइल्ड था जॉन, डाइड इन इन्फेंसी इन 1651। 1651 में जो इनका एक बच्चा था जॉन, वो बचपन में ही क्या हो गया, मर गया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था और जॉन मिल्टन के बेटे का नाम भी जॉन मिल्टन था। तो कुल टोटल इन्हें जो इनके बच्चे थे 4 बच्चे थे पहली वाइफ से, एन, मैरी, डेबोरा और जॉन। इनमें से जॉन मिल्टन जो थे ये जो अब ये सीनियर हो गए हमारे जॉन मिल्टन, अब ये जूनियर हो गए। ये जो जॉन था वो क्या था, मर गया था इन्फेंसी में, बचपन में ही मर गया था इन 1651। 1651 में भी क्या हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अच्छा इन 1657 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बोथ, अच्छा इन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। बोथ मदर एंड चाइल्ड डाइड इन 1658, और इनसे जो एक बच्चा पैदा हुआ था वो दोनों, ये जो बच्चा था और माँ थे यानी जच्चा बच्चा दोनों मर गए थे 1658 में। और थर्ड फिर आई एलिजाबेथ मिशेल। ठीक है, एलिजाबेथ मिशेल से इनकी शादी हुई थर्ड टाइम। फॉर द थर्ड टाइम इन 1663 द पोइट मैरिड एलिजाबेथ मिशेल, अ लेडी 30 ईयर यंगर देन हिमसेल्फ। एक जो ये लेडी थी ये इनसे कितनी छोटी थी, जॉन मिल्टन से ये छोटी थी, 30 साल छोटी थी पूरे, और इनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो टोटल आप ये समझिए कि जो पहली वाइफ थी उसके 4 बच्चे हुए, जिसमें से जो इनकी जो 3 बेटियां थी, ये तीनों बेटियां थी, ये तो जिंदा रही, लेकिन इनका जो बेटा था जॉन वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरी शादी करी। दूसरी शादी के बाद जब इनका बच्चा हुआ उसी समय क्या हो गया, इनकी वाइफ भी ख़त्म हो गई दूसरी, उनका बच्चा भी ख़त्म हो गया। तीसरी बार जब इन्होंने शादी करी वो इनकी कितनी छोटी थी, 30 साल छोटी थी इनसे। अब इनकी कोई भी क्या हुआ, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 17 एक दूसरे से रिलेटेड था, इसलिए पॉइंट नंबर 13 के बाद मैंने डायरेक्ट पॉइंट नंबर कितना करवा दिया, आपको 17 करवा दिया। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 14 पे। इन 1644 ही रोट एरोपैजिटिका विच इज़ एन एड्रेस टू पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इन्होंने एक वर्क लिखा एरोपैजिटिका, जो किसके लिए था, पार्लियामेंट के लिए लिखा था, पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, और ये चीज़ किसके लिए थी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए थी। अच्छा इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, ये चीज़ मैं आपको अलग से जब एरोपैजिटिका समझाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं मिल्टन की बायोग्राफी में ही सब जोड़ दूंगी, इनके वर्क भी जोड़ दूंगी, इनका पैराडाइज लॉस्ट जोड़ दूंगी, पैराडाइज रिगेन जोड़ दूंगी, एरोपैजिटिका जोड़ दूंगी, और भी बहुत सारे वर्क जोड़ दूंगी, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। तो इनकी वर्क को हम सेपरेटली लेके चलेंगे, अलग लेक्चर में लेके चलेंगे। अभी आप मोटी मोटी चीज़ समझ लीजिए, देन इनके वर्क को हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 15। इन 1649 ही बिकम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। 1649 में ये फॉरेन सेक्रेटरी बन गए, कहाँ के, कॉमनवेल्थ के। ओके, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही लॉस्ट हर साइट ऑफ वन आइज। पॉइंट नंबर 16 क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, कि इन्होंने अपनी एक आँख की रोशनी खो दी थी 1650 में। ठीक है, और ही बिकम टोटली ब्लाइंड इन 1652, और टोटली ब्लाइंड पूरी तरह से अंधे हो गए थे 1652 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि किस एज में या किस सन में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे जॉन मिल्टन। देखिए ऐसा हुआ था, इनको लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो 1650 में इन्होंने अपनी एक आँख की रोशनी गंवा दी। उसके बाद जब ये डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने इन्होंने मना किया, डॉक्टर ने इनसे
कि देखिए आप ज़्यादा अपनी आंखों पे जोर मत दीजिए, अंधेरे में मत पढ़ा करिए, मत ना लिखा करिए, मत ना ये सब किया करिए। लेकिन भाई ये तो थे आदत से मजबूर। भाई जिसको शौक होता है वो तो पढ़ता लिखता है ही है ना, वो मान नहीं सकता। अब इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू अपना काम जारी रखा, जिससे क्या हुआ 2 साल बाद इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से क्या हो गई, चली गई। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट नंबर 17 समझा ही चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं अपना पॉइंट नंबर 18 पे। ही इज़ नोन एज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। देखिए एलिजाबेथन पोइट क्यों कहा जाता है, इन्होंने बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी इनको कहा जाता है क्योंकि उस समय जब ये मतलब लिख रहे थे अपनी चीज़ें तो उस समय एलिजाबेथन एज चल रही थी, है ना। और एलिजाबेथन एज के लास्ट में इनको जब इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा तो इनको क्या कहा जाता है, बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। ठीक है। अच्छा, एज ऑफ मिल्टन भी है, ये भी आपका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1625 से लेकर 1660 की जो एज है ये क्या कहा जाती है, ये कही जाती है आपकी एज ऑफ मिल्टन, या इसे हम कहते हैं प्यूरिटन एज। इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्यूरिटन एज के नाम से भी जाते हैं। और एज ऑफ मिल्टन भी इसे क्या कहा जाता है, 1625 से लेकर 1660 तक को हमें कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन, या प्यूरिटन एज भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 20। मिल्टन लेफ्ट हिज एस्टेट बाय विल टू हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिशर, बट द 3 डॉटर कॉन्स्टेटेड द विल। एक बार और समझेंगे इसे, क्या लिखा हुआ है कि मिल्टन लेफ्ट हिज एस्टेट बाय विल। मिल्टन जो अपना पूरी संपत्ति थी, सब कुछ था, वो एक वसीयत के द्वारा छोड़ गए थे, वसीयत लिख के छोड़ गए थे। टू हिज थर्ड वाइफ, किसके नाम पे लिख के छोड़ गए थे, अपनी जो उनकी तीसरी वाइफ थी एलिजाबेथ मिशर, उनके नाम पे छोड़ गए थे, है ना। बट द 3 डॉटर्स, लेकिन जो उनकी 3 बेटियां थी, जो उनकी फर्स्ट वाइफ से थी, मैरी करके जो वाइफ थी, है ना, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी, उससे उनसे जो 3 बेटियां हुई थी, उन्होंने क्या किया, उस जो विल थी, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, इनकी प्रॉपर्टी, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है। और जो जिसके नाम पे छोड़ गए थे उसे तो कुछ मिला नहीं, और जो उनकी 3 बेटियां थी उन्होंने क्या कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। ये कब, उसके बाद इनकी डेथ हो ही गई थी फिर जब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मिल्टन जो हैं, मिल्टन की जो बायोग्राफी है वो फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।